नमस्कार साथियों, दादू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, हम राजस्थान विशेष में आज हम राजस्थान की जो नदियां हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनको विस्तार से उनका अध्ययन करेंगे। तो आज उसी श्रेणी में आज हम चंबल नदी पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे जो क्लास है उसकी वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। देखिए दोस्तों, चंबल जो नदी है ना, ये राजस्थान की एक इकलौती ऐसी नदी है जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाती है, जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश के साथ। और इस नदी के जो है हमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि चर्मणवती, कामधेनु, बारहमासी और नित्यवाहिनी। देखिए दोस्तों, ये कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, वैसे इनका चांस नहीं रहता पूछने को, लेकिन आपको याद रखना है कि चर्मणवती, कामधेनु और किन के जो नाम है ये हमें मिलते हैं चंबल नदी के नाम। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा, तो आखिर इनको चंबलवती नदी कहा क्यों जाता है? तो इनके पीछे देखो कुछ पौराणिक कथाएं है दोस्तों, उन पर हम अध्ययन करते हैं। देखिए कि प्राचीन काल में मतलब चंबल जो नदी है उसको चर्मणवती नदी इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो महाभारत है वो ये कहता है कि भाई यहाँ पर एक राजा रंतिदेव था और उसने जो है चंबल नदी के तट पर अनेक सारे बहुत सारे यज्ञ करवाए थे। अब जो बहुत सारे यज्ञ करवाए तो यज्ञ करवाने के कारण वहाँ पर बहुत सारे पशुओं को बलि दी गई थी, जिनके कारण जो है आपको पता है कि पशुओं की बलि दी गई तो उनका चमड़ा वगैरह होता है। तो इस प्रकार वहाँ पर ढेर सारा जो चमड़ा इकट्ठा हो गया था, इसके कारण इस नदी को क्या कहा जाने लगा? चर्मणवती नदी कहा जाने लगा। और अन्य एक और काव्य है, मतलब एक जो है ये कथा है कि जो पांचाल जो साम्राज्य था पहले, उसकी जो दक्षिणी जो सीमा है वो क्या लगती थी? चर्मणावती कहलाती थी। और जहाँ पर जो एक पांचाल नरेश द्रुपद जो है वो राज्य करता था। और साथ में ये भी कहा जाता है कि भाई जो ये सैतर है, चंबल सैतर, ये कौरवों के जो मामा शकुनी थे उनके राज्य का एक हिस्सा था। और इसके किनारे पर ही जो आपको पता है कि इतिहास में मतलब जो महाभारत है उसमें जो चौसर का जो खेल खेला जाता है कौरवों और पांडवों के मध्य, तो वो इसी नदी के किनारे मतलब खेला गया था। और इसमें जो चीर हरण वगैरह ऐसी घटनाएं होती है जिनकी वजह से द्रौपदी को अपमानित होना पड़ता है। तो इस प्रकार जो द्रौपदी है वो क्रोधित होकर वो हमारी जो चंबल नदी है उसको श्राप दे देती है कि भाई आपका जो पानी है, मतलब जो चंबल नदी है उसका पानी कोई नहीं पिएगा। तो इसके कारण इस श्राप मिलने के कारण वहाँ पर जो है आबादी वगैरह वहाँ पर नहीं बढ़ती है, वहाँ पर जाके वहाँ बस्ती भी नहीं है। तो इस कारण जो है एक नदी क्या हो जाती है? प्राकृतिक सौंदर्य रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार स्वच्छता और इसके किनारे बड़ी आबादी नहीं बसने के कारण यही माना जाता है कि भाई जो द्रौपदी थी उसने चंबल नदी को श्राप दिया था, जिसके कारण वहाँ पर लोग नहीं रहते थे इसके किनारे। इसके कारण वो एकदम स्वच्छ रहने लगे, क्योंकि पता आपको मानवीय हस्तक्षेप के कारण ही जो है नदियाँ दूषित वगैरह होती हैं। तो ये इसका कारण है। तो इसी कारण जो चंबल जो है आज देश की सबसे साफ सुथरी नदियों में इसका नाम आता है। और इसमें जो विभिन्न जो जलीय जंतु हैं, चंबल जो घड़ियाल वगैरह हैं, वहाँ पर जो डॉल्फिन वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो ये सब कुछ इसी कारण हुआ क्योंकि वहाँ पर वो ये कम प्रदूषित नदी है। और साथ में आपको पता है कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो हम कह सकते हैं कि उनके रत्नों में शामिल थे, उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं जैसे कि कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह वगैरह। तो एक इन्हीं प्रकार जो उनका जो एक ग्रंथ है मेघदूत, उसमें जो है चर्मणवती नदी को रंतिदेव जो मैंने बताया था पहले, उनकी जो कीर्ति का मूर्त स्वरूप का है। अब देखो आपको ये याद रखना है। और श्रीमद् जो भागवत है उसमें भी जो चर्मणवती नदी है हमारी चंबल नदी, उसका उल्लेख जो है नर्मदा नदी के साथ मिलता है। नर्मदा आपको पता है एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र में जो बहती हैं। आगे देखिए, इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर है, कहीं कहीं 965 किलोमीटर भी लिखा होगा, लेकिन ऐसे कभी पूछा नहीं जाता। तो आपको बस आइडिया होना चाहिए, कभी आप लिखते हो मेंस वगैरह तो उसमें ये काम आ जाता है डेटा। अगली बात करें, ये नदी आपको पता है कि एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीन राज्यों में ये नदी बहती है। अब देखिए तीन राज्यों में बहती हैं तो लंबाई अलग अलग होगी, मतलब एक राज्य में कुछ किलोमीटर चलेगी, दूसरे राज्य में कुछ किलोमीटर चलेगी। अब मैंने पहले आपको बताया था कि ये राजस्थान की एक इकलौती ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, तो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा बनाएगी। और हमारे जो राजस्थान की सर्वाधिक सीमा एमपी से ही लगती हैं। तो इसके कारण जो है इनके मध्य एमपी और राजस्थान है, इसके मध्य 241 किलोमीटर जो है राज्य सीमा बनाती हैं।
और कहीं कहीं ये 252 लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन आपको 241 और 52 याद रखना है, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। यहाँ पर मैंने यूपी गलत लिख दिया शायद, ठीक है, ये आप इसको इग्नोर कर दीजिए। आपको केवल यह याद रखना है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य ये 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, और साथ में इस नदी की लंबाई 966 किलोमीटर है, और ये एमपी, राजस्थान व यूपी में बहती हैं। अब देखिए ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश में बात करें तो 335 किलोमीटर बहती है। और हरिमोहन सक्सेना, आपको पता है राजस्थान के जो राजस्थान का भूगोल जिनकी पुस्तक है, उस पुस्तक में हमें जो चंबल नदी है उसका जो लंबाई है वो 135 किलोमीटर ही देखने को मिलती है। लेकिन एक और स्टडी है उसमें उस नदी की जो इस नदी है इसकी अलग लंबाई बताई गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और यूपी में बात करें तो ये 275 किलोमीटर नदी जो बहती हैं। आपको अब पता चल गया होगा किस राज्य में ये सर्वाधिक नदी बहती है भाई, जिसमें उद्गम होता है, एमपी में इसका उद्गम होता है, तो वहाँ पर जो ये नदी सर्वाधिक बहती हैं। आगे देखिए इस नदी का उद्गम जो स्थल है ये मध्य प्रदेश के आपको पता ही है राज्य इंदौर जिले के पास जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसमें जनापाव पहाड़ी, इसकी आप ऊंचाई देखें तो 616 मीटर ऊंची है। उस पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो मऊ जो है उसके निकट ये आती हैं। एंड मध्य प्रदेश में जो आपको पता है जब ये आगे बहती हैं तो कटाव वगैरह करती हुई बहती हैं। और मध्य प्रदेश में जो मंदसौर जो जिला है वहाँ पर भानपुर तहसील है, और एक पठार भी है जिसको हम रामपुरा भानपुरा ऐसे पठार मतलब नाम लेते हैं, जैसे जिस प्रकार हमारा हाड़ौती पठार है, मेवाड़ का पठार है, तो इसी प्रकार रामपुरा भानपुरा पठार है। और वहीं जो भानपुरा तहसील में है जो मंदसौर जिले में है, तो वहाँ पर जो है इस नदी पर सबसे बड़ा बांध मतलब इस चंबल नदी का सबसे बड़ा बांध बनाया गया है, गांधी सागर बांध। और मैं आपको बता दूं ये चंबल नदी हमारी एक ऐसी नदी है जिनकी 100 किलोमीटर की दूरी पर एक एक बांध बना हुआ है, तो ये उसकी एक विशेषता में आ जाती है, आपको याद रखना है। एंड आगे बात करें तो आगे आते हैं कि ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट ये है कि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो हम राजस्थान के संदर्भ में इसकी विशेषताएं देखेंगे। देखिए दोस्तों ये राजस्थान में 84 जो गढ़ है, देखो 84 गढ़, भैंसरोड ये सब कुछ कहाँ है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो 84 गढ़ जो चित्तौड़गढ़ है वहाँ से जो है ये प्रवेश करती हैं। आपको पता है चित्तौड़गढ़ का जो जिला है उसका आकार हमें घोड़े की नाल की तरफ तरह होता है, जैसे पर ये इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साइड में है थोड़ा सा, और थोड़ा उधर कोटा साइड में, तो इस प्रकार ये घोड़े की नाल बनाता है। तो यही जो है घोड़े की जो जिधर कोटा साइड है ना वहाँ पर जो ये प्रवेश करती है, ना कि ये डूंगरपुर प्रतापगढ़ की साइड। अगर वहाँ पर प्रवेश करती तो फिर ये ऐसे बहती माही नदी की तरह हो जाती। लेकिन ये चंबल नदी ऐसी नदी है जो हम बात करें दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, लेकिन हम जानते हैं कि ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, लेकिन ये उल्टे बहती है। ये इसकी वजह से बहती है क्योंकि ये जो उच्च भूमि आ जाती है हमारी, ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल, ये थोड़ी सी मतलब उच्च भूमि है, इसकी वजह से इसके जो ढाल है वो गंगा नदी है उसकी तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये राजस्थान में 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट प्रवेश करती हैं, और जहाँ ये 84 गढ़ से कोटा तक लगभग 113 किलोमीटर की बात करें तो ये इसका गोर्ज बनाती हैं। और राजस्थान में प्रवेश करते समय इसका जो तल है वो 300 मीटर चौड़ा हो जाता है, और भैंसरोडगढ़ के समीप ही इसमें बामनी नदी आकर मिलती है, जिसके हम आगे जानकारी लेंगे। बामनी नदी इसका कहाँ उद्गम होता है, किस प्रकार मिलती है, तो आपको केवल यह याद रखना है कि यह कहाँ से प्रवेश करती हैं। आगे देखिए यहाँ से जो है जो भैंसरोडगढ़ मतलब जो 84 गढ़ है, ये भैंसरोडगढ़ हम कहते हैं कि जहाँ बामनी नदी आकर मिलती है, वहीं से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक 18 मीटर ऊंचाई का एक जूलिया जलप्रपात है, वाटरफॉल आप समझते हो। ये हमारा राजस्थान का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल है जो आपको मतलब कमेंट में बताना कि मांगली नदी है ना वहाँ पर कौन सा जलप्रपात, इसका आप कमेंट में जवाब जरूर देना, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में बता दूंगा। और अब बात करें तो हमें चूलिया जलप्रपात देख लिया, ये 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है, मतलब भैंसरोडगढ़ से 18 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई है कोटा और बूंदी, और उसके पश्चात सवाई माधोपुर, करौली और कोटा के बीच सीमा बनाती। देखिए दोस्तों ये किन किन जिलों के बीच सीमा बनाती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान है उसके मध्य सीमा बनाती है, साथ में हमारे जिलों में भी सीमा बनाती है। और ये सीमा कौन सी बनाती है, एक तो कोटा और बूंदी। आपको पता है कि बूंदी और बूंदी से जो दक्षिण साइड में कोटा हो जाता है, और नॉर्थ साइड में हमारा बारा हो जाता है, और फिर इधर साइड में हमारा झालावाड़ हो जाता है। तो इस प्रकार कोटा और बूंदी आपको पता है, बारा तो मिल जाएगा नहीं मिलेगा, लेकिन कोटा और बूंदी पहले आते हैं रास्ते में। तो पहल पोत ये किसकी जो सीमा बनाएंगे, कोटा और बूंदी की। उसके पश्चात जो ये सवाई माधोपुर, करौली और कोटा, आपको पता है ये करौली और सवाई माधोपुर और कोटा ये दोनों ऊपर आपस में मिलते हैं,
तो ये जो मिलेंगे वहाँ पर एक नदी आकर भी वहाँ पर मिलेगी, जिसके मैं आगे जानकारी दूंगा। तो इस प्रकार ये सवाई माधोपुर, करौली और कोटा के बीच सीमा बनाती है, और साथ में कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, जहाँ पर एक लाखेरी जो निकट है वहाँ पर एक और नदी मिलेगी, जैसे चाकण वगैरह नदी है वो आकर मिलेगी। तो इस प्रकार जो आकर और भी नदियाँ यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये नदियाँ मिलती हैं, लेकिन आपको केवल अब याद ये रखना है कि कौन कौन सी हम बात करें कि सीमा बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसकी सहायक नदियों में बात करें तो बनास नदी आपको पता ही है, रामेश्वर धाम जो है सबसे इम्पोर्टेंट जगह, आपको तो बचपन से पढ़ते आए हो, तो वहाँ पर जो है मिलती हैं। तथा काली सिंध जो नदी है वो नानेरा जो नामक है कोटा में एक जगह पड़ती है, वह उस स्थान पर आकर मिलेगी। एंड अगली बात करें तो सवाई माधोपुर में पालिया जो नामक स्थान है, पालिया जो सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर स्थित होगा, जहाँ पर पार्वती जो नदी है वो इसमें आकर मिलती है। और अन्य सहायक नदियों में भी बहुत सारी हम नदियाँ देखेंगे, चंद्रभागा, सिवान और भी बहुत सारी नदियाँ देखेंगे, आगे हम अध्ययन करेंगे उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये राजस्थान के 6 जिलों यथा चित्तौड़गढ़ हो गया, उसके बाद कोटा हो गया, उसके बाद बूंदी, एंड उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती है। अब आपको ये याद रखना है कि ये 12 में नहीं बहती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ नहीं बहती हैं ये नदी। हम मतलब कन्फ्यूज होता है कहाँ कहाँ बहती है तो याद कर, लेकिन कहाँ नहीं बहती है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, एक तो झालावाड़ में नहीं बहती है और दूसरा 12 में नहीं बहती। अब आपको याद हो गया होगा कि ये कहाँ कहाँ बहेगी, चित्तौड़गढ़ में बहेगी, कोटा में बहेगी, बूंदी में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहेगी। देखिए, मैंने ये पहले बताया था 135 से 226 किलोमीटर हो गया, आपको ये पता ही है। अब हम बात करते हैं, मैंने एक नदी बताई थी पार्वती नदी, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था, जो सवाई माधोपुर और कोटा जो सीमा है वहाँ पर पालिया नामक स्थान पे जो है हम कह सकते हैं मिलती हैं चंबल नदी से। तो वहीं से लेकर ये पीनाहाट जो धौलपुर में है वहाँ तक जो है ये नदी राजस्थान और एमपी के मध्य सीमा बनाती है। पहले मैंने बताया था कि ये कहाँ सीमा बनाती है, तो ये इस जगह पर बनाती है, कहाँ पर, पालिया से पीनाहाट तक ये सीमा बनाती हैं। इसके बाद ये नदी जो है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है 117 किलोमीटर की। ठीक है, फिर जो है सीमा बनाती हुई ये यूपी के जो चरक जो गांव है वहाँ पर ये प्रवेश करती हैं, और उसके बाद ये मुरादगंज जो है उसमें जो मतलब यमुना नदी मिल जाती है जो इटावा में, तो वहाँ पर जो ये नदी मिल जाती है, कहाँ पर, मुरादगंज जो जिला है शायद, हाँ, वहाँ पर जो ये नदी यमुना में मिल जाती है। अपने उद्गम स्थल से इसकी लंबाई हम बात कर ली हमने 966 किलोमीटर हो जाती हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम चंबल नदी घाटी परियोजना को। चंबल नदी पढ़ रहे हैं तो साथ में हम इस घाटी परियोजना को भी पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो चंबल परियोजना जो है हमारी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, एमपी और राजस्थान की 50-50 में रूप में, 50% ही राजस्थान और 50% ही मध्य प्रदेश। मतलब जितना भी विद्युत, जितनी भी सिंचाई वगैरह होती है, पानी का जितना भी उपयोग होता है ना, वो इन दोनों राज्यों के मध्य बंटवारे के रूप में होगा। जिस प्रकार विद्युत, जिस प्रकार यहाँ पर जो चंबल नदी है सारे डैम से लगभग 386 जो है मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, तो उसमें 193 हमारी राजस्थान की हो जाती है और 193 हमारी मध्य प्रदेश की हो जाती है। तो इस प्रकार वहाँ पर बंटवारा चलता है 50-50 का। देखिए, इसमें जो है इस परियोजना में 3 चरण आते हैं। इसका जो चरणों की जो शुरुआत होती है वो 1953-54 से शुरुआत इसकी हो जाती है। तो प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में 2 इम्पोर्टेंट डैम आते हैं। एक तो है गांधी सागर बांध। अब आपको पता ही है गांधी सागर, मैंने पहले बताया था, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा जो तहसील है वहाँ पर, और इसका निर्माण सबसे पहले होता, देखिए किस प्रकार आप याद रख सकते हो चारों बांधों को। देखिए, सबसे बड़ा कौन, मतलब अगर मैं कहूँ गांधी, राणा, जवाहर और कोटा बैराज। कोटा बैराज को तो सबसे अलग कर दो, ये सबसे छोटा है, ये बाद में आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ किस प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर जिस प्रकार नदी बहती है उस क्रम में कौन कौन से डैम आएंगे। तो सबसे पहले आएगा गांधी। देखिए, गांधी क्यों आएगी, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो सबसे बड़े हैं। ठीक है ना, तो गांधी को यहाँ पर सबसे बड़े मान है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं राणा और जवाहर। अब प्रायोरिटी किसको दे, राणा को दे या जवाहर को? भाई राणा को देंगे, इतिहास में कितना बड़ा नाम है राणा प्रताप का, तो इस प्रकार राणा प्रताप को पहले रखेंगे। उस जवाहर हमारा छोटा है, तो जवाहर गांधी मतलब जवाहर जो पंडित जवाहरलाल, उसका नाम बाद में रख लेना, और सबसे छोटा वाला नाम हमारा कोटा बैराज हो जाता है। तो इस प्रकार आप चारों याद रख लेना, गांधी, राणा और जवाहर और कोटा बैराज। तो देखिए, गांधी सागर बांध जिसका निर्माण होता है 1959 में, और यह बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा पठारों के मध्य बनाया जाता है, और इस पर कुल 115 मेगावाट, याद रखना 115। अगली जो है राणा प्रताप आएगा 172 और जवाहर आएगा 99। ठीक है ना, ये आपको मेगावाट याद रखना है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है यहीं से उठते हैं, क्योंकि ये जमाना गया जो पूछा जाता था कौन सा डैम चंबल नदी पर है कौन सा नहीं है, तो ये नहीं पूछते आजकल।
अगली बात करें कोटा बैराज बांध, ये भी देखिए ये प्रथम चरण में बनता है। तो आप इस प्रकार याद रख लीजिए कि जो दक्षिण से और उत्तर साइड में, तो पहले दक्षिण जो है एंड उत्तर साइड में, तो दोनों जो किनारों पर बांध होंगे उनको हम पहले बनाएंगे ताकि जो बिचले जो बांध है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इस प्रकार पहले किन किन का होता है, गांधी सागर का और कोटा बैराज का। देखिए कोटा बैराज की सबसे इंपॉर्टेंट जो है विशेषता वो यही है कि इसका जो कैचमेंट एरिया मतलब जो जलग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है इन बांधों में। एंड इसका निर्माण आपको पता है 1960 में सबसे पहले हो जाता है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुल 8 नहरें हैं, जिनमें से 2 नहरें तो कोटा में और 6 नहरें हमारे आ जाती हैं 12 में हो जाती हैं। अगली बात करें द्वितीय चरण की, जो राणा प्रताप सागर जो बांध है, ये रावत भाटा के समीप, मतलब रावत भाटा जानते ही हो, इतिहास में भारत के इतिहास, राजस्थान इतिहास हम कह सकते भूगोल में इंपॉर्टेंट नाम है उसका। एंड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है देश का दूसरा और राजस्थान की जो प्रथम परमाणु विद्युत घर है वो लगाया गया था रावत भाटा में। एंड किसके देश के सहयोग से, इंपॉर्टेंट हमारा कनाडा जो है वो ये सहयोग करेगा सबसे पहले। तो ये हो जाता है एंड 172 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता हो जाती है और इसका निर्माण आपको पता है 1971 में हो जाता है। तो इस प्रकार आपको राणा प्रताप सागर याद रखना है। तृतीय चरण देख लीजिए, ये जवाहर सागर है जो बोरावास कोटा में है, कोटा के आगे कोटा बैराज मिल जाएगा और पहले आ जाता है जवाहर सागर बांध जो बोरावास में है। एंड इसकी विद्युत क्षमता की बात करें 99 मेगावाट है और ये एक पिकअप बांध है, ठीक है ना, कागदी पिकअप बांध की तरह भी ये भी एक पिकअप बांध है। एंड इस प्रकार इन तीनों चरणों में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हो जाती है 386 मेगावाट, जिसमें से 193 मेगावाट मध्य प्रदेश को, वे 193 मेगावाट राजस्थान को। मैंने कहा था 50-50। अगली बात करें राजाड परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप स्वयं की समस्या समझते हो ना, पारिस्थितिकी एक पारिस्थितिकी में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से परिवर्तन हो जाता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे, लेकिन आपको अभी याद रखना है कि राजाड परियोजना इसलिए चलाई गई क्योंकि चंबल नदी के क्षेत्र में स्वयं की समस्या उस समाधान के लिए चलाई गई थी। 1991 में चलाई गई थी ऑपरेशन खेजड़ा, वो भी 1991 में चलाई गया था। बहुत सारी परियोजना 1991 में चलाई गई थी, लेकिन राजाड परियोजना ये भी 1991 में चलेगी। कौन आएगा, कर्नाटक। भाई चंबल नदी में हर जगह कर्नाटक ही आ रहा है, ठीक है ना, रावत भाटा में भी कर्नाटक ही आया था। अब हम देख लेते हैं चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट यही है। तो एक दो तरह की नदियाँ हैं चंबल में। पहली नदियाँ तो वो हैं जो एमपी में जिनका उद्गम होता है और एमपी में ही वहीं पर वो चंबल नदी में मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है एमपी में कितनी 335 किलोमीटर चलती हैं, तो कोई कोई सी नदियाँ तो इस चंबल नदी में आकर मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आ जाती है, एक तो सिवान आ जाती है और दूसरी रेतम और तीसरी सिपरा। सिपरा को तो आप जानते हो उज्जैन नदी, मतलब उज्जैन जो इसके किनारे पर है, एंड दुर्गादास की छतरी वगैरह तो है, तो सिपरा तो आपको पता ही है। एंड सिवान और ये रेतम याद रखना है दोनों। दूसरी बात करें तो वो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में जिनका उद्गम होता है, लेकिन जो आकर मिलती है राजस्थान में, क्योंकि ये जो नदियां हैं दोनों ये राजस्थान में, एक तो बारां और दूसरा झालावाड़, इन दो जिलों से ये नदियां प्रवेश करती है राजस्थान में। ज़्यादातर झालावाड़ और बारां से ही करेगी। तो इस प्रकार ये नदियाँ कौन कौन सी है, तो इनमें से कुछ नदियों को तो जानते ही होगा, जैसे काली सिंध को जानते हो, पार्वती को जानते हो, बामणी को जानते हो, कुराल को जानते हो, मेज को जानते हो, छोटी काली सिंध को जानते हो, आलनिया को जानते हो, कुन्नू को शायद ही जानते हो गए। तो ये कुछ नदियाँ आ जाती हैं जो इसमें मिलेगी। अगली बात करें देखिए दोस्तों, तो कुन्नू नदी आ जाती हैं और ये नदी आती है, ये है मध्य प्रदेश के कुन्नू गुना, ठीक है ना, निकलकर बारां जिले के मुसहरी जो गांव है वहां से प्रवेश करती हैं। और राजस्थान में एक में इसकी विशेषता ये है कि ये जो नदी है ना कुन्नू, ये 2 बार राजस्थान में प्रवेश करती है। पहले तो आपको पता है ये कहाँ प्रवेश कर गई, बारां जिले के मुसहरी गाँव से प्रवेश कर गई। अब वही वापस चली जाती हैं कहाँ पर, पहले तो ये बहेगी मतलब मध्य प्रदेश में 48 किलोमीटर बहती है, उसके बाद ये मुसहरी गांव में आती हैं, उसके बाद ये पुणे जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है और फिर वहाँ 24 किलोमीटर बहती है, फिर यहाँ पर राजस्थान में आती है, कोटा के जरिए आती है। पहले देखो बारां के जरिए आती है, उसके बाद कोटा के जरिए आते हैं, क्योंकि बारां के नीचे कौन है, कोटा ही है। तो इस प्रकार ये घोड़े की नाल हम कैसे यू आकार यू टर्न लेकर वापस आ जाती हैं। और ये आती हैं तो ये गोवर्धनपुरा जो गाँव है चंबल नदी में मिल जाती है, क्योंकि अब एक बार चली गई तो अब दूसरी बार जाने नहीं देगी चंबल, अपने अंदर समेट लेती है। तो इस प्रकार कुन्नू की विशेषता हो जाती है कि ये 2 बार जो है राजस्थान प्रवेश करती हैं। इसकी ट्रिक ये है कि कुन्नू देखो कुन्नू 2 आते हैं, ऊ एंड नैन भी 2 आते हैं, तो इस प्रकार इसमें 2 हो जाती हैं, 2 बार राजस्थान प्रवेश करती हैं। पार्वती नदी को देख लीजिए, मैंने इसके पहले भी बताया था ये कहाँ से प्रवेश करती है, मतलब कहाँ से नहीं, मतलब चंबल नदी में कहाँ प्रवेश करती हैं, तो ये सवाई माधोपुर व कोटा की जो सीमा पर ये पालिया गांव के निकट प्रवेश करती हैं। एंड ये जो 83 किलोमीटर बहती हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लंबाई वगैरह, लंबाई एक चंबल की याद हो जाए वही काफ़ी है। एंड पार्वती की आप ये याद रख लेना कि इसका जो उद्गम है ना वो विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पता ही एमपी में, एंड सेहोर है और कई सिरो है वगैरह भी लिखा होता है, लेकिन सिरो शायद होगा क्योंकि
सिरोही तो हमारे यहाँ पर हैं, पहले से ही मौजूद है। तो सिरोही तो मुश्किल से होगा, लेकिन सेहोर ही होना चाहिए उसका नाम। तो कहीं कहीं बुक में सेहोर, कहीं कहीं में सैरो है वगैरह है, तो आपको सेहोर याद रखना है। वहाँ से निकलती हैं और राजस्थान में ये बारां के करियाहट निकट जो है छतरपुरा जो गांव है वहाँ से प्रवेश करती हैं। तो इस प्रकार ये याद रखना आपको। एंड इसकी सहायक नदियाँ देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बांध बनाए गए, हर एक सहायक नदी पर बांध बनाए गए, जैसे कि लहासी, बरनी, बैंथली, अंधेरी, रेतड़ी, अहेली, कूल, डुबराज, बिलास। इसमें तो लहासी, बैथली और अंधेरी, ये तो तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अहेली, कूल, रेतड़ी याद रखना है तो रख लीजिए। मैंने तो भाई याद करना तो पड़ता है ना, सब कुछ याद करना पड़ता है, हर चीज़ को याद करो, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, और कहीं से देता है ना वही हमारे लिए कठिन होता है। आगे देख लीजिए काली सिंध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के किनारे काली सिंध व आहू नदी के संगम पर ही हमारा गागरोन जो दुर्ग स्थित है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये मध्य प्रदेश के देवास के निकट, देवास तो जानते ही होगा, ये देवास नासिकन है, ये आपने जगह सुनी होगी, मैसूर। यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है, मतलब नोट प्रिंटिंग के लिए वहाँ पर रखी हुई हैं वो मशीनें जितनी भी। एंड बात करें तो ये मध्य प्रदेश में देवास के निकट बागली, आपको याद रखना है, बागली की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती हैं। जिस प्रकार से कुछ पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है, मतलब यूनिक पहाड़ियाँ, वैसे तो आपको पता है गोगुना, खमनोर, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन बिच्छा मेला की पहाड़ियाँ या भंवर माता की पहाड़ियाँ, मनोर थाना, उदयनाथ, ऐसी पहाड़ियों को आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। एंड राजस्थान में जो प्रवेश करती हैं या झालावाड़ जिले में एक रायपुर है उसके निकट बिंदा गांव हमारा, वहाँ से ये प्रवेश करती हैं। एंड भाव क्षेत्र आपको पता है झालावाड़ कोटा बारां में है, और उसके बाद कोटा के नानेरा, मैंने बताया था नानेरा जाए भाई, काली सिंध है, काली सिंधु, मतलब ऐसे याद रखो, काल की है तो किस जाए नानेरा जाए, ठीक है ना, तो काल की नाना जावे। तो ये हो गया कोटा के नानेरा नामक स्थान। नाना समझते हो ना, ननियाल भाई, राजस्थान से हो, क्यों नहीं समझते हो। तो नामक स्थान पर यह चंबल से मिल जाती है। और सहायक नदियों की बात करें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनमें से चारों की चार पांच तो मतलब चार पांच ही, चारों पांच बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में हम जो बांध वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे। आहू है, परवन है, आमजर है, चोली है, उजाड़ है और निमाज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी ही करनी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं परवन नदी की। तो परवन नदी की बात करें, इसका उद्गम स्थल मालवा पठार, मालवा एमपी, एंड ये 186 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। भाई वहीं मिल जाती है चंबल में, क्यों यहाँ पर आई राजस्थान में, ठीक है। वो राजस्थान झालावाड़ में आती हैं, और झालावाड़ में देखो काली सिंध, परवन वगैरह झालावाड़ से प्रवेश करती है, तो ये खड़ीबार गाँव में प्रवेश करती हैं, और ये कोटा जिले के रामगढ़ गाँव में काली सिंध में मिल जाती हैं। आहू नदी की बात करें तो ये सूसनेर, जानते हो कि मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ से निकलती हैं, और झालावाड़ में नंदपुर के समीप, नंदपुर, रायपुर, खड़ीबार, ये आपको याद हो गया होगा, तीनों की तीन जो झालावाड़ में बहती है ना, वो तीनों की तीन मतलब राजस्थान झालावाड़ से ही प्रवेश करती हैं। आहू हो गई, परवन हो गई और काली सिंध हो गई। और कोटा व झालावाड़ की सीमा बनाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आहू नदी ऐसी है, आहू कोटा आपको याद रखना है। चार देख लीजिए, झालावाड़ चार में आते हैं, और कोटा इसमें भी दो आते हैं, तो चार दो दो, फिर आहू हो गया, आहू में भी दो शब्द हैं, तो इस पर वर्ड राइमिंग कर लीजिएगा। तो झालावाड़ की सीमा पर हो जाती है बहती हुई नाग गागरोन, झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती हैं। और गागरोन का किला आप जानते होगा, आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर ही स्थित है। चंद्रभागा नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रभागा के जो किनारे हैं ना, कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला बरीजता है, ठीक है, मेला तो समझते होंगे। तो वहाँ पर जो है चंद्रावती नामक स्थान पर मेला बरीजता है भाई, मेला बरीजता आदि मारवाड़ी हिंदी है ना। तो ये छोटी नदी है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी इसलिए कि 7 किलोमीटर शायद ही है ना, 7 किलोमीटर ही है, 7 किलोमीटर है, ठीक है। ये इतनी सी नदी हैं, और ये सेमली नामक गांव के निकट से प्रवेश करती हैं, एंड मतलब वहाँ से निकलती हैं। एंड ये जालरा पाटन, मतलब जो जालरा पाटन समझते हो ना, झालावाड़ की तहसील है। ऐसे तो याद होना चाहिए, जितने भी शब्द आते हैं राजस्थान रिलेटेड, वो तो आपके कंठस्थ याद होना चाहिए, मतलब आना चाहिए दिमाग में, ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। जालरा पाटन की क्या क्या चीज़ें जो है इतिहास में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए सारी चीज़ें। तो ये हो जाती हैं जालरापाटन तहसील में, केवल 7 किलोमीटर तक प्रवाहित होती हैं, और खाड़िया गांव के निकट काली सिंध में मिल जाती हैं। एंड यहाँ पर मेला बरीजता है, एंड वो हो गया। अगली बात करें, बामनी नदी, मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, चित्तौड़गढ़ जिले में हरिपुर गांव से निकलती हैं, तथा भैंसरोडगढ़ निकट चंबल नदी में मिल जाती हैं। एंड चित्तौड़गढ़ में औराई नदी और बामनी नदी के संगम पर बस्सी अभ्यारण्य है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में आपको बताइए, वहाँ पर अभ्यारण्य भी है। एंड औराई नदी है और बामनी नदी, और साथ में चंबल व बामनी नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ भी तो आपको पता ही होगा, जो कोटा नहीं चित्तौड़गढ़ में स्थित है। एंड कर्नल जेम्स टोड ने भी इसके बारे में कुछ कहा है, एक वाक्य कथन कहा है, तो अभी एग्ज़ाम पूछा भी गया है।
तो यही हो जाते हैं। तो बेसरोडगढ़ दूर की बात करिए, चंबल व भैंसा शाह नामक है उसने करवाया था, ऐसा करना जम्प स्टोर वगैरह कहते हैं। तो ये चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। अगली बात करें मेज नदी की, तो यह मेज नदी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भीलवाड़ा में बहती है, और भीलवाड़ा तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, वस्त्र नगरी हमारी। तो ये भीलवाड़ा जिले के बांडलगढ़ तहसील से निकलती हैं तथा बूंदी जिले में बहती हुई कोटा की सीमा पर बूंदी के लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती हैं। तो ये वो नदी है, मेज नदी है, ठीक है ना। मैंने चाकण नदी बता दिया था गलती से, शायद हाँ चाकल वो बूंदी वो वहाँ पर मिलेगी, लेकिन ये जो है ना लाखेरी के निकट ये नदी कौन सी मिलती है, मेज नदी मिलती है। एंड ये भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील से निकलती हैं तथा ये बूंदी जिले में बहती हुई कोटा की सीमा पर बूंदी के लाखेरी के निकट चंबल में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मेज नदी खुद इम्पोर्टेंट है। तो बाजन है, कुरान है और कुराल व मांगली नदी है। और मांगली नदी पर जो कौन सा प्रपात है, जल प्रपात, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। कुराल की बात करें, ऊपरमाल पठार आपको पता ही है कहाँ है, वहाँ से निकलकर बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में ये मिल जाती हैं। मांगली नदी की बात करें तो ये बूंदी जिले के तालेरा तहसील की एक महत्वपूर्ण नदी है, और ये मेज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद नहीं रखना है। ये नदी बांस खेड़ा के निकट मेज नदी से मिल जाती है, याद नहीं, मांगली याद रख लेना, बस बूंदी की नदी है। एंड चाकण की बात करें तो ये करणपुर से बहती है, हाँ करणपुर में मिलती है, क्योंकि लाखेरी से मुझे करणपुर याद हो गया था वो, तो ये दिमाग में आ गया था। तो चाकण हो जाती है बूंदी जिले के कई छोटे नदी नालों से मिलकर बनी है चाकण नदी। एंड ये सवाई माधोपुर में जो करणपुर है वहाँ गांव में ये नदी मिल जाती है, और बूंदी जिले की नैनवा तहसील में इस नदी पर चाकण बांध बने गए। इसकी वजह से मैं ये चाकण याद कर ली, क्योंकि यहाँ पर बांध है बूंदी में, लेकिन ये मिलती सवाई माधोपुर जिले में, और वहाँ बूंदी से निकल के और जो है सवाई माधोपुर में जाकर वहाँ से चंबल नदी मिल जाती है। और चाकण बांध कौन नहीं जानते इसको, तो इस नदी पर ये बना है, चाकण नदी पर। और कहाँ पर, नैनवा, और नैनवा तो आपको पता है वहाँ पर रामगढ़ वो आता है, हमारे अभ्यारण्य अभी घोषित किया गया, वो इसी किनारे मतलब नैनवा तहसील के आसपास है। एंड अगली बात करें रेवा नदी की बात करें तो ये है नदी मध्य प्रदेश राज्य के भानपुरा तहसील की पहाड़ों से निकलती हैं, और ये पश्चिम प्रवाहित होती हुई बुद्धनगर के निकट झालावाड़ जिले के पंचपहाड़ तहसील में प्रवेश करती है। आपको केवल ये याद रखना है, रेवा नदी कोई नाम की भी एक नदी है जो हमारे चंबल में मिलती है। और ये भानपुरा आपको पता है पहले बांध जब बना था गांधी सागर, तो वहाँ से जो ये निकलती हैं और फिर ये झालावाड़ में प्रवेश होकर चंबल नदी में मिल जाती हैं। अगली बात करें तो गुंजाली नदी की बात करें तो यह एक सहायक नदी है जो चंबल मिल जाती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जाटगांव वगैरह ऐसा नाम है, वहाँ से ये निकलती हैं। एंड दौलतपुर गांव के निकट या चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती हैं, और इसके पूर्व की ओर बहती हुई चित्तौड़गढ़ जिले में कुछ गांव हैं जैसे कि मोरैन, अमरगंज वगैरह, एंड वहाँ पर जो है बहती हैं। और फिर अरण्या जो गाँव है चित्तौड़गढ़, वहाँ पर जो है चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ आ जाती हैं ऐसी नदियाँ जो हमारी चित्तौड़गढ़ में बहती हैं, एंड कोटा में बहती हैं, झालावाड़ में बहती हैं, बारा में बहती हैं, बूंदी में बहती हैं। तो इन जगहों पर बह करके चंबल नदी में गिरती है। और चंबल नदी को एक विशाल जो है हम कह सकते हैं कि सतही जल वाली जो है वो सबसे अधिक सतही जल वाली नदी बनाती हैं। राजस्थान में आपको पता है सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी जो बहती हैं राजस्थान से होकर, वो चंबल ही है। एंड सर्वाधिक सतही जल वाली, अब सतही जल तो हो गया होगा ना, क्योंकि झालावाड़ क्षेत्र में एक इतनी ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में, तो नदियाँ बहुत सारी हैं, नदी नाले वगैरह, नदियाँ क्यों, नाले भी बहुत सारे पानी लेके जाते हैं, ठीक है ना। एक गाँव में नाला ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नदी तो होगी तो नालों से इतना पानी आ जाता है चंबल नदी में। तो इस प्रकार ये सर्वाधिक सतही जल वाली नदी बन जाती है। एंड उसके बाद आपको पता है सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है, तो इसके कारण यहाँ पर हमें जो वाटर सफारी हैं वो देखने को मिलती हैं। एंड साथ में जो चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बन रहा है, अभी कोटा में स्थित है। एंड बहुत सारे यहाँ पर पुल भी बने हुए हैं, जैसे कि धौलपुर में एक चंबल नदी पर जो पुल बना वो बहुत सारे पूरा 142 साल पुराना बताए जा रहे हैं। जो 50 साल से अधिक पुराने वाले जो पुल है उसकी श्रेणी में हमारे उस पुल का नाम आता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चंबल नदी पर जिनको हम आगे कभी करंट से जोड़कर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम बनास नदी के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। देखिए दोस्तों, इनको आप नोट्स बना लीजिए, उनको मेरी क्लास को जो बार बार वापस देखना, और जब तक याद ना हो जाएंगे तब तक आप देखते रहना। देखो ये चीज़ें एक बार में पढ़ने से याद नहीं होती भाई, ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। एंड हर जगह इतनी सारी जगह आती हैं, तो ये आपको एक बार में याद नहीं होगी। तो इसकी टेंशन ना ले, बार बार क्लास को देखिए, बार बार इनको चीज़ों को रिवाइज करिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और कुछ चीज़ें आपको उसमें मैंने गलत बताई होगी या फिर नहीं बताई, मतलब वो आप अगर मानते हो ये गलत हैं, ये हमारा पढ़ाई हुआ सही है, तो आप उसके बारे में कमेंट करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राम राम।